गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9वीं का। इसमें आप पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। इसमें हम पिछले टॉपिक में बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए थे। रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना में संयोजी यौगिकों के सूत्र के लिए पढ़े थे, ठीक है। और इसमें अणु भार निकालने का कुछ तरीका देखे थे, परमाणु भार और अणु भार निकालने का तरीका देखे थे। अब देखेंगे मूलक। क्या होता है मूलक? इसके बारे में देखते हैं। आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को मूलक भी कहते हैं। आवेशित परमाणु तथा क्या बोलते हैं? परमाणुओं के आवेशित समूह को क्या कहते हैं? मूलक भी कहते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। प्रायः धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं। धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे NaOH, यहाँ धन आयन प्राप्त हो रहे हैं, ये क्षार है इसलिए ये क्षारीय मूलक कहलाएगा, ठीक है। और देखते हैं NH4OH, NH4 धन आयन, OH माइनस आयन, ठीक है। उसी प्रकार क्या है CaOH ट्वाइस। देखो कैल्शियम का डबल आयन मिल रहा है, ये क्षार है, इससे मिल रहा है, तथा 2OH माइनस आयन। तो देखना यहाँ पर धन आयन जो है क्षार से मिल रहा है इसलिए क्षारीय मूलक हो गया। अब देखना दिए गए उदाहरणों में सोडियम प्लस आयन है ना, Na प्लस आयन, NH4 अमोनिया जो है प्लस आयन, और कैल्शियम डबल प्लस आयन क्षारीय मूलक है। प्रायः ऋण आयन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहते हैं, ठीक है। HCl में Cl माइनस आयन जो निकल रहा है, HNO3 ये भी अम्ल है, इसमें NO3 माइनस है ना। H2SO4 में SO4 जो है डबल माइनस आयन निकल रहा है, तो ये क्या है आपका? ये दिए गए उदाहरणों में क्लोराइड माइनस आयन, ठीक है, नाइट्रेट माइनस आयन, NO3 माइनस, और सल्फेट SO4 डबल माइनस आयन, ये क्या है? अम्लीय मूलक कहलाते हैं। तो इनके बारे में आपको पता चल गए। और ये कितने प्लस, कौन कौन से नाइट्रेट क्या प्लस देते हैं, क्लोरीन क्या माइनस देता है, कितना माइनस होता है, इसका कितना प्लस होता है, सोडियम में प्लस कितना होता है, अमोनियम में प्लस कितना होता है, कैल्शियम में प्लस कितना होता है, ये सब बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बहुपरमाणुविक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। हम कैसे लिखेंगे? हम अब एक विशेष आड़ा तिरछा पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार आयनों पर उपस्थित आवेश अथवा संयोजकता का उपयोग करते हुए हम क्या करें? रासायनिक सूत्र लिखेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। अब देखना यहाँ क्या बोल रहा है? एक आड़ा तिरछा विधि द्वारा हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे, ठीक है। आयनों का, उसके आयनों जो तत्व है उसके आयनों के उपस्थिति के अनुसार हम क्या करेंगे? आयनों के माध्यम से हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे। और आयनों के माध्यम से रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसको देखेंगे। उदाहरण के लिए अमोनियम कार्बोनेट को लिखना है, हमको अमोनियम कार्बोनेट लिखना है। तो कार्बोनेट लिखना है, अमोनियम कार्बोनेट लिखना है, तो इससे सबसे पहले संघटक आयनों के प्रतीक सूत्र लिखे जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? संघटक आयनों के प्रतीक सूत्र लिखें। जैसे कि अब ये देखो, इसमें देख लेते हैं। इसी में सबसे पहले संघटक आयनों के प्रतीक सूत्र लिखे जाते हैं। साधारणतः धनात्मक भाग का प्रतीक और ऋण सूत्र बाईं ओर, तथा ऋणात्मक भाग का प्रतीक सूत्र कितना होता है? दाईं ओर। तो इधर जो लिखेंगे वो धनात्मक भाग का प्रतीक सूत्र रहेगा, साधारण रूप से अगर लिखेंगे, और इधर लिखेंगे तो ऋणात्मक भाग का प्रतीक सूत्र रहेगा। तो धनात्मक भाग देखो, अब इसमें अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है, तो अमोनियम कार्बोनेट में अमोनिया आपको पता है धनात्मक होता है तथा कार्बोनेट ऋणात्मक होता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एक चार्ट है, इधर पीछे नहीं है। आप कहीं और 10वीं की पुस्तक से आप पढ़ना
मैं फोटो खींचकर अगर भेज दूंगा अगर बनेगा तो, ठीक है। तो देखना कार्बोनेट पिछले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो कार्बोनेट आयन का प्रतीक क्या होता है, धन होता है, और इसका ये प्रतीक चिन्ह क्या होता है, मतलब ऋणात्मक आयन का प्रतीक चिन्ह कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, CO3, और क्या बोलते हैं NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, ये तो पता है। अब देखते हैं संघट्ट आयनों का संयोजकता के नीचे, देखो अब क्या करना है, संघट्ट आयनों की संयोजकता उनके नीचे लिखी जाती है। इसकी संयोजकता क्या होती है, NH4 में प्लस एक आयन होता है, यहाँ क्या लिख देंगे, +1 आयन। अब देखना यहाँ CO3 में कितने, मतलब CO3 में आप CO3 लिख लिए, अब इसमें कितने माइनस आयन होते हैं, कितना ले सकता है, तो ये ले सकता है 2 माइनस ले सकता है, ठीक। इनके प्रतीक चिन्ह नीचे लिख दिए, प्रतीक चिन्ह के नीचे उनकी संयोजकता लिख दिए। अब क्या करना है, इस NH4 और CO3 जो है प्रतीक चिन्ह है, इनमें इनकी जो संयोजकता का तिरछा गुणा लिखेंगे। तो इसका गुणा इसके नीचे पैर की तरफ, इसका गुणा इसके नीचे पैर की तरफ। तो इसको लिखेंगे कैसे, अमोनियम कार्बोनेट में अमोनिया का अनुपात 2 तथा कार्बोनेट का अनुपात 1 होगा। अब ये कैसे निकल गया, अमोनिया का अनुपात 2 तथा कार्बोनेट का अनुपात 1 होगा। अमोनिया का तिरछा गुणा में तो अमोनिया के साथ ये चले जाएगा और कार्बोनेट के साथ ये चले जाएगा। अब देखना यहाँ पर उसको लिखेंगे कैसे, तो बहुपरमाणविक आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं। बहुपरमाणविक आयन है अभी NH4, उसके बाद उसमें उसके अनुपात में जो लगता है उसको दर्शाते हैं। देखना बहुपरमाणविक आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं और पदांक में लिखते हैं, मतलब पैर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब देखना यदि बहुपरमाणुक आयन क्या है की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही एक अंक को लिखा भी नहीं जाता, ठीक है। अगर पदांक के रूप में आपको संयोजकता के रूप में अगर 1 है, ये मान के चलो ये CO3 ये कोष्टक ये भी बहुपरमाणु की, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इस 1 की वजह से अगर 1 को यहाँ लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसमें कोष्टक भी लगाने की आवश्यकता नहीं है और इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 का मतलब वही होता है, 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करो तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए, ठीक है। अब देखो अब इसको लिखोगे कैसे, तो ऐसे लिखोगे कि यहाँ पर का जो पदांक है यहाँ इसके नीचे चले जाएगा, ये जो संयोजकता का नंबर है ये इसके पदांक के नीचे, पदांक के अंक में चले जाएगा कोष्टक लगने के बाद, और ये एक की वजह से इसके नीचे कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये अमोनियम कार्बोनेट ऐसे लिखाएगा आपका। अब इसका सूत्र सीधा सूत्र क्या हो जाएगा, अतः अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र NH4 ट्वाइस, क्योंकि वो 2 के वजह से ट्वाइस CO3 है, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट में एक बार और बता देता हूं, अमोनियम कार्बोनेट लिखिए, कहा क्या कहा, अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, वो भी किस विधि से, आड़ा तिरछा विधि से। तो कैसे लिखेंगे हम, पहले अमोनिया को, अब हमको पहले नियम पता है कि धन आयन वाले को पहले लिखते हैं और बाईं ओर लिखते हैं, तथा ऋण आयन वाले को दाईं ओर लिखते हैं। NH4 और CO3 ये धन आयन वाला हो गया, ये ऋण आयन वाला हो गया। अब इसका पता है हमको NH4 में कितने प्लस होते हैं भैया, 1 प्लस होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब CO3 में कितने माइनस होते हैं भैया, 2 माइनस होते हैं, ये भी आपको पता है। अब इसमें ये लिखने, माइनस और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसी लिख दिया, ठीक है, और लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब यहाँ जब लगाओगे इसको तो कैसे लगाओगे, अब ये आपको पता है NH4 की संयोजकता कितनी होती है, 1 धन में, और CO3 की संयोजकता कितनी है, 2 माइनस में, ठीक है। तो आप सीधा ये लिख सकते हो कि जब धन वाला
माइनस वाला 1 है और धन वाला माइनस, इसकी जरूरत कितने की है? 2 की। माइनस को जरूरत कितने की है? 2 की। और ये धन वाला केवल 1 ही दे सकता है, तो ये क्या करेगा? 2 बार अपने जैसे एक और आदमी को मिलाकर इसको देगा। ये एक सरल तरीका है। लेकिन आड़ा तिरछा विधि में क्या होता है कि जब ऐसा किए, ये संयोजकता लिख दिए, तो इसके नीचे में ये जो है इसके नीचे में चले जाएगा और ये जो है इसके नीचे में चले जाएगा। कैसे होगा? अब देख लो कि ये इसके नीचे में चले जाएगा, तो देखना अब इसका सूत्र कैसे लिखाएगा। अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र जो है ऐसे लिखाएगा कि यहां पर देखेंगे NH4 है। अब देखना ये बहुपरमाणुक अणु है ना, तो इसके लिए कोष्टक की आवश्यकता पड़ती है। जब पदांक में कोई अंक 1 से अधिक है तो कोष्टक की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जब इसको लिखोगे तो इसके पदांक में यहाँ नीचे, किसके नीचे वाला? इसकी संयोजकता लिखोगे, इसके नीचे इसकी संयोजकता और इसके नीचे इसकी संयोजकता। तो जब NH4 के नीचे लिखेंगे तो ये कार्बोनेट की संयोजकता लिखें। कार्बोनेट की संयोजकता कितनी थी? 2 थी, वो लिख दिए। और इसी में जोड़ के अगर ये 1 की जगह कुछ और रहता तो मैं यहाँ कोष्टक लगाता, लेकिन 1 है तो कोष्टक लगाने की भी जरूरत नहीं है। CO3 और इस 1 को यहाँ गुणक रूप में लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। अब इसी तरह से और बहुत सारे सूत्र बनाएंगे, जैसे कि हमको बोल दिया। अब ये इधर का सूत्र आपको पुस्तक से पढ़ा दूंगा। एक और बता देता हूँ मैं मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बता देता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बता देता हूँ। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र में हम सबसे पहले जानते हैं मैग्नीशियम धन आयन वाला है तो इधर इस साइड लिखेंगे, क्लोराइड ऋण आयन वाला है तो इस साइड लिखेंगे। अब मैग्नीशियम की संयोजकता आपको पता है +2, क्लोराइड की संयोजकता आपको पता है -1। क्या होता है क्लोराइड की संयोजकता? -1। ठीक है, अब देखना +2 और -1 हो गया। अब देखना यहाँ पे ये आड़ा तिरछा विधि की वजह से ये जो क्लोराइड की संयोजकता है मैग्नीशियम के नीचे जाएगी और ये मैग्नीशियम की संयोजकता क्या आ जाएगी? क्लोराइड के नीचे जाएगी। अब कैसे जाएगी देखते हैं कि अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। तो सूत्र कैसे लिखेंगे? यहाँ मैग्नीशियम पहले लिख दिया मैं, मैग्नीशियम। अब ये क्लोराइड के नीचे की संयोजकता मैग्नीशियम के पास चली जाएगी, तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्लोराइड जो है इसकी मैग्नीशियम की संयोजकता क्लोराइड के नीचे लिखोगे तो ये 2 है तो 2 को लिखा जाता है। ठीक है, तो MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। हाइड्रोजन सल्फेट भी कैसे बनेगा उसको भी बता देता हूं मैं। हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप पहले हाइड्रोजन लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए सल्फर। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? धन 1। और सल्फर की संयोजकता कितनी होती है? सल्फर का परमाणु क्रमांक आपको पता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 6। तो अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। और जरूरत है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसमें, तो क्या होता है? ये -2 की संयोजकता रखती है। ठीक है, अब देखना ये इसके नीचे चले जाएगा और ये इसके नीचे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H2S। ये सूत्र हो जाता है हाइड्रोजन सल्फेट का।
तो इसी प्रकार से आप स्वयं ही कुछ अपने मन से उदाहरण ले लेंगे, उसके बना करके देखेंगे इसी विधि द्वारा। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में जो दिए हैं उनको बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अब एक उदाहरण हो गया। अब इन्हीं से जुड़े हुए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का प्रतीक सूत्र होता है। प्रतीक और सूत्र कैसे लिखेंगे? तो प्रतीक सूत्र ऐसे लिखेंगे, सोडियम का Na है ना, और नाइट्रेट का NO3, सोडियम का Na नाइट्रेट का NO3 लिख दिए। अब सोडियम का संयोजकता 1 होती है, नाइट्रेट की संयोजकता भी -1 होती है, सोडियम की +1 नाइट्रेट की -1। अब इस सोडियम के नीचे इसका 1 का गुना और इस सोडियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट के नीचे इस 1 का गुना। ठीक है, तो लिख देंगे सोडियम के नीचे 1 लिखा गया, नाइट्रेट के नीचे ये 1 लिखा गया। अगर 1 की जगह 2 होती तो इसमें नाइट्रेट में कोष्ठक लगाते, और 1 की जगह 2 होती तो यहां लिखते भी। ठीक है, अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैग्नीशियम का सूत्र ये होता है, मैग्नीशियम का सूत्र ऐसे लिख दिया, हाइड्रोक्साइड OH का सूत्र ऐसा होता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम का संयोजकता कितनी होती है? +2, हाइड्रोक्साइड की -1। इसको लिख दीजिए 1 का इसके नीचे गुना, मैग्नीशियम के नीचे का जो संयोजकता है उसका OH के नीचे गुना। ठीक है, अब ये OH के नीचे इसको जब गुना करोगे तो इसमें OH बहुपरमाणुक यौगिक, बहुपरमाणुक है, अणु है, तो क्या करेंगे, इसको ट्वाइस लगा देंगे, कोष्टक लगाकर फिर इसको 2 को लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर है। अब देखते हैं अमोनियम फास्फेट का। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH4 और फास्फेट का होता है PO4, NH4 और PO4, ये ध्यान रखना। अब देखना, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 और उसमें 4 O ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब देखना इसमें NH4 का जो संयोजकता है 1 है, लेकिन फास्फेट का संयोजकता कितने हैं? 3 है। फास्फेट की संयोजकता कितनी है? 3 है। अब देखना, जब अमोनिया का संयोजकता 1 है और फास्फेट की संयोजकता 3 है, तो आप सीधा सीधा इस 3 का गुणा इस अमोनिया के पदांक में करो और इस 1 का गुणा इस फास्फेट के पदांक में करो। तो जब इस 3 का गुणा करोगे तो ये बहुपरमाणुक यौगिक है, इसलिए इसमें कोष्टक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो NH4 कोष्टक में रहेगा 3 और PO4। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्राइस, उसको बोलते हैं ट्वाइस, इसको बोलते हैं थ्राइस। ठीक है, ये 3 का गुणा इसलिए थ्राइस। अब देखते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम Na लिख दिए, सल्फेट का SO4 लिख दिए। देखना, सोडियम का Na लिख दिए, सल्फेट का SO4 लिख दिए। अब देखना यहाँ पे कि इसकी संयोजकता सोडियम की 1, SO4 की संयोजकता 2, तो सोडियम का गुना, ये 2 का गुना सोडियम के नीचे और 1 का गुना SO4 के नीचे, तो इसी प्रकार कर दिए और लिख दिए। ठीक है, ये ऐसी ही आप और उदाहरण करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। कैल्शियम सल्फेट, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक सूत्र लिख दिए, कैल्शियम का SO4 का लिख दिए, संयोजकता क्या होती है कैल्शियम की 2, SO4 के भी 2, ये लिख दिए। ये माइनस में होती है, प्लस में होती है, +2 होता है इसका, और ये -2 होता है। ठीक है, अब इसका गुना इस कैल्शियम के नीचे लिखेंगे और इसका गुना इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये सूत्र गलत है, यहाँ पर सूत्र ऐसे लिखाएगा Ca2SO4 ट्वाइस, ऐसे लिखाएगा सूत्र। ठीक है, लेकिन आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? ये सूत्र आप लिखोगे कब? पहले लिखोगे ये सूत्र, पहले लिखोगे ये सूत्र। अब देखना, ये 2 इसके नीचे भी है, ये 2 इसके नीचे भी है, 2 परमाणु इसका भी है, 2 परमाणु इसका भी है, तो इस 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए। तो इस 2 को जब कॉमन निकालोगे तो CaSO4 लिखोगे और ये 2 को कॉमन निकाल दिए, दोनों में से 2 है तो 2 को कॉमन निकाल दिए, तो CaSO4 के 2 परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए। ठीक है,
अब देखना, कैल्शियम के दो परमाणु, कैल्शियम और SO4 के मतलब क्या हो गया, दो परमाणु, मतलब कैल्शियम सल्फेट के दो परमाणु। तो इसका इस सूत्र को बस भी लिख सकते हैं। ये सूत्र सही है, राइट है। अब इसके दो को कॉमन निकाल लिए, ये भी राइट है। अब इसमें से एक को बस लिख सकते हैं। इसमें दो परमाणु, दो अणु हैं कैल्शियम सल्फेट के दो, तो उसमें से सिर्फ एक को लिख सकते हैं। तो ये भी सही, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब सूत्र में दोनों आयनों पर आवेश समान होता है तो सूत्र को संकलित कर सरलीकृत करते हैं। क्या करते हैं, सरलीकृत करते हैं। अब सरलीकृत करते हैं तो ऐसा बन जाता है, ऐसे रहेगा। इसमें दो कॉमन निकालेंगे, फिर ये एक बार बस लिख सकते हैं इसको, यही सरलीकृत कहलाता है। इसलिए यहाँ पर सूत्र Ca2SO4 को SO4 ट्वाइस को CaSO4 के रूप में सरलीकृत करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र, प्रतीक चिन्ह एल्यूमिनियम का Al है ना, सल्फेट का SO4, एल्यूमिनियम Al का संयोजकता 3, सल्फेट का SO4 का संयोजकता 2। एल्यूमिनियम को इस सल्फेट के संयोजकता से गुणा कर दिए और सल्फेट को एल्यूमिनियम की संयोजकता से गुणा कर दिए, यहाँ यही सूत्र बनेगा। एक और बता देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में। तो एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का Cl, ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देख लेते हैं, फिर से बता देता हूं इसको। एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड आयन क्या है, Cl, ठीक है। अब देखना, एल्यूमिनियम का संयोजकता कितनी होती है, -3। क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, -1। अब देखना, इस एक का गुना इस एल्यूमिनियम के साथ और ये 3 का गुना इस क्लोराइड के साथ। सूत्र जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, Al, अब एक को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन Cl3 ये लिखोगे, ये सूत्र है आपका AlCl3। क्या होता है सूत्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का, सूत्र क्या होगा, ये आपका सूत्र है। अब इसको और देखते हैं, प्रश्न जो पूरा इसको पूरा करें, अमोनियम नाइट्रेट के उपस्थिति मूलक धन है, ये सब आप कर लेना, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसको बता देते हैं मोल संकल्पना, ये मेन टॉपिक है। इसको आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, कल इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ है। और इसमें क्या होता है, मोल संकल्पना के बारे में आप पढ़ेंगे घर में, और ठीक है, और उसके बाद हम और पढ़ाएंगे उसको। तो मोल संकल्पना मैं बता देता हूँ पहले। मोल क्या है, यह एक संख्या है। ये देखेंगे कि यहाँ कहाँ यह आया कहाँ से और यह उपयोगी क्यों है। इसकी कहानी की शुरुआत कुछ रासायनिक क्रियाओं से होती है। सन 1799 में पता चला कि तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में ही क्रिया करते हैं। पहले यह निश्चित अनुपात भार के अनुसार ही पहचाना गया था। पहले यह निश्चित अनुपात कैसे पहचाना गया था, भार के अनुसार ही पहचाना गया था। फिर वैज्ञानिक गैलुसाक ने अनेक गैसों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया। गैलुसाक ने अनेक गैसों की रासायनिक क्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि निश्चित ताप और दाब पर गैसों के सदैव आयतन के अनुसार सरल अनुपात में ही क्रिया करती है और इससे एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है। अब डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि तत्वों द्वारा भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्रिया होने की व्याख्या थी। किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। लेकिन जो गैलुसाक ने व्यक्त किया उसका क्या कारण है, इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था, ठीक है। गैलुसाक ने जब अपनी खोज के संबंध में अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया, तब वैज्ञानिक बर्जिलियम ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया। उनके अनुसार किसी भी गैस
के दिए गए आयतन में कणों की संख्या समान होती है। किसी भी गैस के दिए गए आयतन में कणों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसका आशय क्या था कि 1 लीटर हाइड्रोजन में कणों की संख्या उतनी होगी जितने क्लोरीन के लिए 1 लीटर में होगी। जब 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। इसी को बर्जीलियस के अनुसार क्या बोला? इन दोनों गैसों के 1 लीटर पूरी तरह से इसलिए क्रिया कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों के बराबर संख्या में परमाणु होते हैं। अब देखना, पहले इसका आशय मैं पहले बता देता हूं कि सबसे पहले आप तत्वों के यौगिक जब बनते थे तो उनमें कितने परमाणु जुड़े हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, क्लोरीन के, ये पता लगाना कैसे लगा? सबसे पहले पता लगाने का तरीका था कि उनकी वजन के अनुसार, उनके भार के अनुसार उसमें पता लगाया जाता था। ठीक है, इसके वजन कितना है तो इसमें इतना हाइड्रोजन मिला है, इतना क्लोरीन मिला है, इतने मिला है, इसलिए इसका वजन इतना है, ऐसा ये पदार्थ इतनी मात्रा में मिला है, ऐसा पता चलता था उनको। अब देखना, इनके अनुसार इनका सिद्धांत ये था कि अगर मैं 1 लीटर हाइड्रोजन बोलूं तो मैं मान के चलो 1 लीटर हाइड्रोजन बोल रहा हूं तो मान के चलो 1 लीटर हाइड्रोजन में अगर 1000 हाइड्रोजन आ रहा है, 1 लीटर हाइड्रोजन का मात्रा वजन अगर 1 लीटर हाइड्रोजन है तो उसमें 1000 हाइड्रोजन आ रहा है, और 1 लीटर क्लोरीन बोलूंगा उसमें 1000 क्लोरीन आ रहा है। ठीक है, 1 लीटर हाइड्रोजन में 1000 हाइड्रोजन आएगा तो 1 लीटर क्लोरीन में भी 1000 क्लोरीन की मात्रा होगी। क्लोरीन के 1000 अणु इसमें 1 लीटर में भी होंगे और हाइड्रोजन के 1000 अणु 1000 हाइड्रोजन में 1 लीटर हाइड्रोजन में भी होंगे। यही इनका सिद्धांत था। ठीक है, और इन्होंने इसको कैसे किया? इन्होंने इसको सिद्ध करके बताया। इनके एक प्रयोग से ऐसा सिद्ध हुआ कि 1 लीटर हाइड्रोजन लिया उन्होंने और 1 लीटर क्लोरीन लिया, तो हाइड्रोजन की जितनी अणु थी क्लोरीन की भी उतनी अणु थी उसमें, और दोनों आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाए। ठीक है, ये बताया। इनके अनुसार क्या था, पूरी तरह से इसलिए क्रिया कर रहे थे क्योंकि इन दोनों में बराबर संख्या में परमाणु थे। ठीक है, 1 लीटर हाइड्रोजन लिया तो उसमें भी 100 परमाणु थे, तो 1 लीटर क्लोरीन लिया उसमें भी 100 परमाणु भी थे। क्लोरीन के उसमें थे, इसमें हाइड्रोजन के थे, तब दोनों बराबर संख्या में थे, इसलिए क्रिया कर पाए बराबर रूप से। यही चीज को बताया गया है। अब अलग अलग गैसों के लिए अणु परमाणु भार को उनके लिए लिखा गया है और उनको एक निश्चित दाब और ताप पर रखा गया। तब यह पाया कि यह भी एक निश्चित आयतन था, जैसा कि 0 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब, 0 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब। अब ATM को क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, देखो 0 अंश सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन, 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर। ये सब आप पढ़ना, ये आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे। विभिन्न गणनाओं के बाद पता चला कि 0 अंश वायुमंडल दाब पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर आयतन को कणों 22.4 लीटर आयतन में कणों की संख्या क्या होती है। अब देखना, यही मेन है। इसी तरह से जब निकाले कि गैस का 0 अंश सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर सापेक्षिक अणुभार ग्राम में लिखा गया है, तब उसका भी आयतन 22.4
लीटर प्राप्त हुआ। अब देखना, विभिन्न गणनाओं द्वारा इस चीज को याद रखने की आवश्यकता है आपको कि पता चला कि 0 अंश सेल्सियस पर ताप पर एक वायुमंडलीय दाब में किसी भी गैस कोई भी गैस हो सकती है, किसी भी गैस के 22.4 लीटर आयतन में कणों की संख्या क्या होती है? कणों की संख्या क्या होती है? 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। यह ब्राजीलियस के कथन का अनुरूप था। इस क्वांटिटी को याद रखना, ठीक है। अब 6.022 गुणित 10⁻23 को एवोगेड्रो संख्या भी कहते हैं। इसे ही n0 से दर्शाया जाता है। अब आप लोग इसको कहां से याद करोगे? ये लाइन जो है यहां से लेकर ये किसी भी गैस का, ये भी जरूरी है ना, 0 सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस का इतना लीटर, है ना, कणों, इतने लीटर आयतन में कणों की संख्या कितनी होगी? इतनी होगी। ये चीज याद रखना। और इसको काटकर ये इसको क्या बोलेंगे? एवोगेड्रो संख्या भी कहते हैं और इसे n0 से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आप याद रखना। ये मुख्य टॉपिक है आपका, बनेगा आगे चल के प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब क्या बोला है? किसी भी पदार्थ के ग्राम अणु भार और ग्राम परमाणु भार में कणों की संख्या क्या होगी? इतनी होगी, 6.022 गुणित 10⁻23 होगी। पदार्थ का अणु भार व परमाणु भार ग्राम में लेते हैं, ठीक है। पदार्थ का अणु भार और परमाणु भार किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। इसके आगे आप एवोगेड्रो संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कल की टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, कल इसको पढ़ना। आप आज होमवर्क कर लेना कि इसको याद करना और इसको एक बार सरसरी तौर पे पढ़ के देखना। आज के लिए इतना ही।